नमस्कार मित्रों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम लेकर के आए हैं आपका सेट नंबर 72। और सेट नंबर 72 में भी हमने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके जो पिछला प्रैक्टिस सेट था हमारा 71, उसी से रिलेटेड है, उसी में आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको। उसमें हमने आपको पता था जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसको हमने लिया था, ठीक है। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली किताबें हैं उनको हमने इसमें लिया था। बिल्कुल उसी का हम एक कह सकते हैं कि आज सेकंड सेट लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट बुक्स का, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ऐसी बुक्स जो उनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उनको दूसरे फॉर्म में बदलकर पूछी जाने की पूरी संभावना है, उन्हीं को आज हम इस प्रैक्टिस सेट में लिए हुए हैं, ठीक है। और अगर संभव होगा तो शायद एक आध प्रैक्टिस सेट हम बुक्स पर ही अभी और लेकर के आएंगे, ठीक है। और ये हमारी 100 सेट्स की पूरी एक सीरीज है जो आपके टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ या कमिंग एलटी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होगी। क्योंकि अगर जिसने इस पूरे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, नो डाउट उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा और उसके एग्जाम में 100% वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, ठीक है। जो लोग टीजीटी दे रहे हैं और उनके सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी नागरिक शास्त्र और इतिहास का कॉम्बिनेशन है, तो वह दोनों सेट आपके हिस्ट्री के भी और आपके पॉलिटिकल साइंस के भी, ठीक है, वो दोनों मिला दोनों को सॉल्व कर लें। दोनों में 100 सेट्स मिलेंगे। अभी हिस्ट्री में आई थिंक 74 या 75 पहुंच रहा है और ये पॉलिटिकल साइंस में आज 72 लेकर के आए हैं। 100 दोनों में जाएगा। और इसके बाद फिर हम जो कमिंग एलटी एग्जाम आ रहा है, हम एलटी एग्जाम की एक अलग से एक सीरीज चलाएंगे उसमें भी, ठीक है। तो इन सबको मिला के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है कि आपको इससे लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होगा। बशर्ते जो पिछले हमारे सेट्स हैं उनको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। आइए फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें पहला क्वेश्चन हमें लिया है, पहला क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई। किसने संपादित किया भाई? पहला विकल्प है ल्यूसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा, बी है पामेर एवं पार्किंस द्वारा, सी है आमंड एवं पावेल द्वारा और डी है मैकाइबर एवं पेज द्वारा, मैकाइबर एवं पेज द्वारा, ठीक है। बताइए भाई कौन सी होगी? क्योंकि प्रीमियर में हम ले रहे हैं तो ऐसे में आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं और लाइव आप देख भी सकते हैं इसको। तो लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए और ये डेली लगभग आई थिंक 9 AM पर ही जाएगा। तो उसमें आप 9 बजे जुड़ करके इसको लाइव आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी आप बाद में भी सॉल्व करिए, मतलब आपको समझने से है बस केवल। बताइए पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये पुस्तक किसने लिखा था? ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही होगा बेटा ए, ल्यूसियन पाई एवं सिडनी बर्बा। ल्यूसियन पाई और सिडनी बर्बा ये दो अलग अलग जो है ये राइटर्स हैं और इन दो अलग अलग राइटर्स में एक ऐसे में जो ल्यूसियन पाई हैं ये बेसिकली चीन के थे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये काम कहां पर कर रहे थे? अमेरिका में कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं इनको चाइनीज अमेरिकन, यानी चीन और अमेरिका दोनों के हैं ये। और बर्बा जो है ये बेसिकली अमेरिका के ही हैं, ठीक है। कहां के हैं? अमेरिकी नागरिक ही हैं ये। तो जो है ये चाइनीज अमेरिकी हैं, कौन? ल्यूसियन पाई। और जो सिडनी बर्बा साहब हैं ये विशुद्ध रूप से अमेरिकी ही हैं। दोनों की लिखी हुई ये किताब है, ठीक है। और इस किताब में यहां याद रखिएगा ल्यूसियन पाई और सिडनी बर्बा ने जो एक बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर, स्पेशली इन्होंने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की थी इसमें। और यहां यह भी याद रखना है आपको कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ल्यूसियन पाई साहब ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बहुत काम किया था और पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ ही इन्होंने एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इन्होंने एक बुक और भी लिखी थी जिसमें कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी काफी मशहूर हुई थी। यह किताब भी काफी पॉपुलर है इनकी। तो यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक बताया मैंने आपको, क्या? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और साथ में कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये दोनों किताबें भी काफी पॉपुलर रही हैं
और ये ल्यूसियन पाई की लिखी गई हैं। वहीं पर सिडनी बर्बा भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। जहां तक सिडनी बर्बा का सवाल है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो थे ही, ये एक लाइब्रेरियन भी थे, ठीक है, और कह सकते हैं लाइब्रेरी में काफी समय बिताया करते थे। इन्होंने कुछ अलग से भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि सिविल कल्चर, जैसे कि इनकी एक बुक पॉपुलर हुई थी, उसका नाम था सिविल कल्चर, ठीक है, सिविल कल्चर। और एक और थी वाइस एंड इक्वालिटी, वाइस एंड, वाइस लिखना वाइफ नहीं है, वाइस एंड इक्वालिटी, वाइस एंड इक्वालिटी, ये भी पॉपुलर बुक रही है किसकी, सिडनी बर्बा की, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आंसर क्या सही होगा, फर्स्ट सही होगा। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसने लिखा, ल्यूसियन पाई और सिडनी बर्बा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दोनों को सुमेलित करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यहां आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये क्वेश्चंस बड़े खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी अगर आप नहीं को ध्यान नहीं दिए तो। पहला विकल्प है 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, राजदीप सरदेसाई, आप जानते हैं इनके बारे में, आज तक के पत्रकार हैं ये, ठीक है, और आज तक के संपादक भी हैं, ये काफी पुराने पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रिपोर्टिंग करते हैं, दोनों में एडिटिंग का काम करते हैं। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, राजदीप सरदेसाई। बी है बिनिंग द मैंडेट द इंडियन एक्सपीरियंस, विद्युत चक्रवर्ती और सुगातो हाजरा। और सी है वाई इंडिया वोट्स, योगेंद्र यादव। द वर्डिक्ट, डी है द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शंस, प्रणय राय और दोराब आर सोपारीवाला। बताइए भाई इसमें क्या सही होगा, क्या सही है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसका याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया राजदीप सरदेसाई की बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पॉपुलर रही है, ठीक है। इन्होंने ये इस बुक में यह बताने की कोशिश किया था कि कैसे इस इलेक्शन ने पूरी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। और इनकी ये भविष्यवाणी भविष्य में साबित भी सही हुई, बिकॉज ऑफ 2014 में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, और जो कि कह सकते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट थी, लेकिन उसने रिपीट किया 19 में, उसने रिपीट किया 19 के फिर से इलेक्शन में, और लेकिन रिपीट किया, ठीक है, 2024 के इलेक्शन में। और इस आधार पर इन्हें राजनीति का भविष्य वक्ता भी एक तरह से कहा जाने लगा था, ठीक है। और दूसरी किताब है बिनिंग द मैंडेट द इंडियन एक्सपीरियंस, यह भी इसी से रिलेटेड बुक थी, ये भी इसी से रिलेटेड बुक थी। बिनिंग द मैंडेट द इंडियन एक्सपीरियंस, विद्युत चक्रवर्ती और सुगातो हाजरा की बुक है, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। सी वाई इंडिया वोट्स, वाई इंडिया वोट्स योगेंद्र यादव, वाई इंडिया वोट्स योगेंद्र यादव की बुक नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पर है, गलत क्या है यहां पर, अगर आंसर देखा जाए तो आंसर इसमें होगा सी, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। दरअसल ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक है मुकुलिका बनर्जी की, मुकुलिका बनर्जी, ठीक है, मुकुलिका बनर्जी। एक तरह से ये इंडियन डेमोक्रेसी पर क्रिटिसिज्म की तरह थी ये, ठीक है, और क्रिटिसिज्म भी है, और एक तरह से ये मैसेज भी है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो हमारे इंडियन वोटर्स हैं, वो क्या सोचते हैं इलेक्शंस के बारे में, और किस बेस पर वो अपना जो है अपना मतदान करते हैं, ठीक है। और जो इसमें डी ऑप्शन है द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शंस, ये भी इसी इलेक्शंस पर ही बेस्ड थी, इसको प्रणय राय और आर सोपारीवाला ने लिखा था, ये सही है। गलत क्या है इसमें, सी वाई इंडिया वोट्स योगेंद्र यादव ने नहीं लिखी थी, मुकुलिका बनर्जी ने लिखी हुई थी। और योगेंद्र यादव के बारे में बता दूं मैं आपको, योगेंद्र यादव एक बहुत ही एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि विशेषज्ञ के तौर पर, स्पेशलिस्ट के तौर पर, राजनीति के मंझे हुए अनुभवी
खिलाड़ी नहीं कह सकते आप इनको, राजनीतिज्ञ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीति का इनको बहुत ज्यादा, राजनीति को करीब से देखने का बहुत एक्सपीरियंस रहा, तभी एक बहुत अच्छे क्रिटिसाइजर, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेटर माने जाते थे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े ये, और आम आदमी पार्टी में इनको बहुत अच्छा स्थान नहीं मिला, ठीक है, इससे खिन्न हो गए और इन्होंने अपनी खुद की भी एक पार्टी, पहले इन्होंने संगठन बनाया, बाद में इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, और अभी भी उसके साथ ये काम कर रहे हैं। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी से भी वर्तमान में जुड़ गए हैं, बाकी आगे क्या है क्या नहीं है ये मैं बताने की कोशिश किया। बहरहाल सी ऑप्शन इसमें गलत है, योगेंद्र यादव ने नहीं लिखा इस बुक को, इसको लिखा मुकुलिका बनर्जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो पहली लिस्ट है उसमें लेखक का नाम दिया गया है, ऑथर का नाम दिया गया है, और दूसरी में बुक का नाम दिया गया है, पुस्तक का नाम दिया गया है। मिलाते हैं क्या सही है। रॉबर्ट नाजिक की बुक है कौन सी, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, द बेल केबर स्टेट, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, या फिर द मोशन ऑफ द स्टेट। बताइए भाई क्या सही होगा इसमें। अगर आप इसको मिलाएं तो रॉबर्ट नॉजिक की बुक है बेटा, रॉबर्ट नॉजिक की बुक होगी थर्ड, यानी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। अब थर्ड किस में दिया गया भाई, ये ए ऑप्शन में भी दिया गया, बी ऑप्शन में, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आइए बी को जरा देखते हैं। डीएल हॉचमैन, साथ साथ मिलाते हुए चलिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, चाहे आप प्रीमियर देख रहे हो या बाद में सॉल्व कर रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा साथ साथ मिलाइए। वहां आंसर आप कमेंट में दीजिए या ना दीजिए, हाँ ये जरूर कहूंगा कि लाइक कर लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, आपका भी काम रहेगा, हमारा भी काम रहेगा। हाँ अगर आप थंब लगाते हैं तो थोड़ा मनोबल जरूर बढ़ता है कि हाँ कुछ हम बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मशीन नहीं है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है बेटा, इसलिए आपका सपोर्ट जो होता है, थोड़ा सा सपोर्ट, कि लोगों को थंब मारना होता है, उससे भी हमको लगता है कि हाँ, जैसे आप जाएंगे अगर पोस्ट में, हमारी चैनल के पोस्ट वाला जो कॉलम हमारा होता है, चैनल पर जाएंगे आप, चैनल पर अलग अलग आएगा, होम आएगा, वीडियोज आएंगे, प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, उसी में एक लास्ट में रहेगा पोस्ट में डेली हमारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, डेली क्वेश्चंस पढ़ते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं और काफी स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस पर भी आप डेली जाइए, सॉल्व कीजिए। लेकिन मित्रों सॉल्व करने के बाद अगर एक थंब मार देंगे तो उससे हम इंस्पायर होते हैं कि जो ये 500 800 1000 लोग देख रहे हैं डेली, ये उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो हमें उससे काम करने में थोड़ा बेटा ये लगता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। बस आपको इस तरह पे थंब लगाना है, बस उसी से हमको कुछ मिल जाता है, ठीक है। आइए बी मिला रहे हैं, डीएल हॉचमैन, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, नहीं आपको एकदम सीधे द बेल केबर स्टेट, ये डीएल हॉचमैन की ही बुक है, यानी बी का 2 ही होगा। अब बी का 2 किस में है भाई, बी का 2 ए में है, नहीं है, बी का 2 बी में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, एक और मिला लीजिए, सी टिटमस की बुक कौन सी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, एसेज ऑन, ठीक है, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, ये सही है, सीधे ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलाना है आपको, बी सही है आपका ऑप्शन बेटा, ठीक है, बी सही है। और बाकी आप देख लीजिए जो डी है आपका, अलेक्जेंडर डी जो है एंट्रिंग्स, ये द नोशन ऑफ द स्टेट, यानी डी का 4 ही होगा, सामने ही रखा गया है। तो बढ़िया से याद कर लीजिए, रॉबर्ट नॉजिक की बुक कौन सी है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, डीएल हॉचमैन की बुक कौन है, द बेल केबर स्टेट, टिटमस की बुक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, और अलेक्जेंडर डी इंट्रिंग्स की बुक है द नोशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक हीगल ने लिखी है, टी.एच. ग्रीन ने लिखी है,
कार्ल मार्क्स ने लिखी है या फिर बोसांके ने लिखी है? बताइए भाई किसकी बुक है ये, बताइए। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हीगल ने, टी.एच. ग्रीन ने, कार्ल मार्क्स ने, बोसांके ने। ठीक है, बहुत पॉपुलर राइटर हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, हीगल साहब। ठीक है, हीगल साहब की बुक है ये। और हीगल के बारे में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला कौन बंदा जो है जो नहीं जानता है? सभी जानते हैं, ये जर्मन दार्शनिक थे और मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्हें आदर्शवादी सिद्धांतकार के रूप में माना जाता है, इन्हें राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी सिद्धांतकार के रूप में माना जाता है। इनकी आत्मा का दर्शन, ठीक है, इनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करता है। लेकिन ये भी जानना होगा आपको, इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद को एक बेहतर माध्यम माना था। उन्होंने माना था कि समस्या का समाधान जो है वो वाद, संवाद और वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से ही होता है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का जबरदस्त प्रभाव था इनके ऊपर, आप ये भी जानते हैं। इन्होंने फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में आधुनिक दर्शन और आधुनिक ज्ञान पर प्रकाश डाला है। आधुनिक दर्शन और आधुनिक ज्ञान पर क्या किया है? खूब प्रकाश डाला है। इनकी जो और भी बुक्स थी उनको भी आप जान लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी के अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस, ये इनकी दूसरी अन्य पॉपुलर बुक्स रही हैं। बहरहाल इसमें फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हीगल ने लिखी है। आंसर होगा इसमें ए यानी हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई। नॉर्बर्ट वीनर, रॉबर्ट नॉर्थ, कार्ल डैच, आलमंड और कोलमैन। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये नॉर्बर्ट वीनर, नॉर्बर्ट नॉर्थ, कार्ल डैच, आलमंड और कोलमैन। इंपॉर्टेंट बुक है बेटा ये, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है, 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीजीटी में पूछा गया है इससे पहले, और उत्तराखंड में पूछा गया है, राजस्थान में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा नया नाम हो जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। आलमंड और कोलमैन की बुक है, किसकी बुक है? आलमंड एंड कोलमैन की बुक है। और थोड़ा सा जान लीजिए आप, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, ठीक है, यानी विकासशील क्षेत्रों में विकासशील क्षेत्रों की राजनीति, ठीक है। और ये बुक जो है इनकी है, इनका पूरा नाम था गैब्रियल ए आलमंड और जेम्स एस कोलमैन, ठीक है, दो लोगों का नाम है जेम्स एस कोलमैन और गैब्रियल ए आलमंड, ठीक। इन्होंने एशिया, अफ्रीका, पूर्वोत्तर और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना किया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने और इन दोनों ने भी किस पर काम किया है? बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर काम किया है, ठीक है। तो यानी इनका संबंध किससे है? राजनीति विज्ञान में किससे संबंधित है? ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नो डाउट आप जानते हैं विश्व की राजनीति को एक नया आयाम देती है। क्यों देती है? बिकॉज ऑफ इससे आप राजनीति विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रणालियों में बेहतर तुलना कर पाते हैं और हमारे हिसाब से क्या सही है उसके बारे में आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। एक कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने आप में एक स्थान रखती है, ठीक है। इन्होंने, मैंने बताया कि इन सब की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना किया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी कोशिश किया था कि जो अग्रणी उद्योग हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचना चाहिए कि किस देश की डेमोक्रेसी, अगर वहां के किसी देश की डेमोक्रेसी वहां के उद्योग धंधों के बारे में बेहतर आकलन करती है तो वहां उसका वह बेहतर विकास कर सकती है। इसलिए किसी एक देश के पॉलिटिकल मॉडल और किसी एक देश की औद्योगिक व्यवस्था दोनों में समानता हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां की सोच वहां के संसाधनों और वहां की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए राजनीति की तुलना के साथ साथ उद्योग धंधों के बारे में भी हमको सोचना
चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीतिक दशा और दिशा को ये सब निर्धारित करते हैं। इस मामले में आलमंड और कोलमैन की जो सोच थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, जो कि पॉलिटिक्स से कोरिलेट करता है, डेवलपमेंट से कोरिलेट करता है, उसके बारे में अक्सर नहीं सोचते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? 6 क्वेश्चन है आपका। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्राइस, लॉवेल, हरमन फाइनर, लिपमैन। किसने लिखी है भाई? ये बताइए किसने लिखी है? ब्राइस, लॉवेल, ब्राइस ने, लॉवेल ने, हरमन फाइनर या लिपमैन ने? बताइए किसने लिखी है? आंसर होगा डी, लिपमैन। ठीक है, इनका पूरा नाम है वाल्टर लिपमैन, वाल्टर लिपमैन। और वाल्टर लिपमैन साहब अमेरिकी लेखक थे, लेकिन इसके साथ साथ एक रिपोर्टर भी थे ये, और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे, यानी राजनीति पर टिप्पणियां भी किया करते थे। इन्होंने जो शीत युद्ध था, हमारा कोल्ड वार था, उसकी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा पेश किया था, उसकी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा पेश किया था। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ में शीत युद्ध को इन्होंने स्टीरियोटाइप, ठीक है, स्टीरियोटाइप एक कॉलम बनाया था इन्होंने। स्टीरियोटाइप कॉलम जो पेपर में लिखते थे ये, उसमें ये क्या करते थे? मीडिया और लोकतंत्र की इस संदर्भ में आलोचना करते थे, और इसीलिए ये इस मनोवैज्ञानिक संदर्भ में स्टीरियोटाइप कॉलम और मीडिया और पॉलिटिकल सिस्टम की आलोचना करने के कारण ही काफी प्रसिद्ध हुए थे, मशहूर हुए थे। ठीक है, और इस संदर्भ में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। और ये 1922 पब्लिक ओपिनियन जो थी, ये 1922 में लिखी गई इनकी किताब थी। और इस किताब में इन्होंने डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, गवर्नमेंट यानी सरकार, और आत्मसर्वेक्षण, आत्मसर्वेक्षण क्या होता है कि खुद के बारे में, खुद से किसी चीज के बारे में सोचना, और खुद से जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको स्पेशली कहा जाता है सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव। इन सब का इस पुस्तक में इन्होंने काफी जो है वो इसको काफी अच्छी तरीके से व्याख्या किया था, किसमें? पब्लिक ओपिनियन में, जिसको बारे में बताया आपको कि इस पब्लिक ओपिनियन वाली बुक में, जो कि 1922 में लिखा था इन्होंने, किसने? वाल्टर लिपमैन साहब ने। इसमें काफी कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, और चूंकि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी था तो वो लोगों को प्रभावित करता था। आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? फेडरल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार रिपीट किया गया है। कहां कहां पूछा गया है फेडरल गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन भाई? ये यूपीजीआईसी में पूछा गया है क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है, बिहार में भी पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बुक को किसी बहुत पॉपुलर बंदे ने लिखा हुआ है, बहुत पॉपुलर बंदे ने लिखा है, जिसका आप नाम अक्सर लेते हैं यहां, या ये भी याद रखिएगा कि ये भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दो रूप में माने जानते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, नाम बताया नहीं अभी मैंने। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तौर पर जाने जाते हैं, और कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में भी ये पॉपुलर है, और इसके साथ साथ कंपैरेटिव नेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या किया है? तुलना किया है, और बताने का प्रयास किया है कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्पेशलाइजेशन है और क्या उसकी ड्रॉबैक है, यानी कमियां क्या क्या हैं। फेडरल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार के लेखक कौन है? नाम से स्पष्ट होगा, जेनिंग्स, कैसिवेयर, ब्राइस, लॉस्की। इतना बताने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, मैं कहीं भी कर्सर रोक नहीं रहा हूं, बताइए भाई कौन कौन है? मैंने कहा पॉपुलर हैं, इतना कुछ बता दिया है, सीधे आंसर आप मार दीजिए कैसिवेयर, कैसिवेयर।
केसी होयर के बारे में आप जानते हैं, केसी होयर साहब का जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये अपने एक शिक्षक थे, तो शिक्षक का कार्य इन्होंने ब्रिटेन में किया था और ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। और अपनी इस बुक में इन्होंने संघीय सरकार को एक्सप्लेन किया है। यहां ये भी याद रखिएगा, इसमें इन्होंने भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत में जो गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है, उसके बारे में इन्होंने इस बुक में वर्णन किया है, ठीक है। और क्या कहा है मैं उसको आपको अलग से बता रहा हूं, लेकिन इनकी जो अन्य किताबें हैं जरा उनको भी जान लीजिए। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉपुलर बुक है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये इनकी दूसरी बुक है, ठीक है। इन तीन किताबें इनकी बड़ी पॉपुलर रही हैं, एक तो फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो संविधान है वह ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही वह पूर्ण रूप से एकात्मक है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान माना है। अगर सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए कि भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक माना है, जेनिंग्स ने, केसी होयर ने, ब्राइस ने, लॉस्की ने, क्या लगाएंगे आप? केसी होयर। केसी होयर वो पॉपुलर लोगों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को ना तो पूर्ण संघ माना है, न पूर्ण एकात्मक माना है, बल्कि इसको अर्ध संघात्मक संविधान माना है। यहां तक कि भारतीय राज्य को भी इन्होंने क्या कहा है? अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है, ठीक है, यह किताब है। जिसको लिखा है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक को भाई किसने लिखा है बताइए? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस को किसने लिखा है? और यहां यह भी याद रखिएगा कि एक तरह से ये भी दो में नाम है इनका नाम, जिन्होंने लिखा है, रॉबर्ट डहल या रॉबर्ट ईस्टन या हेरोल्ड लॉसवेल या गैब्रियल ऑमंड, जिन्होंने लिखा है उनका भी नाम आप दो संदर्भों में जानते हैं। एक है कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स, याद रखिएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और चूंकि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट जिसको आप कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इन्होंने कहा है, ठीक है। क्या कहा है? क्या कहा है इन्होंने? पहले नाम तो जान लीजिए, बताइए भाई। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसने लिखी है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसने लिखी है बताइए? रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लॉसवेल या गैब्रियल ऑमंड, किसने लिखी है? बोलो। चलिए अपने आप कर्सर रुक गया है, बताइए। रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट डहल साहब ने को दो संदर्भों में आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। मैंने बताया कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉम्पैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं आप इनको। इन्होंने याद रखिएगा राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों को विशुद्ध रूप से विज्ञान नहीं माना है। यह दोनों विषयों को, यानी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों को विज्ञान विषय मानने को कतई भी स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने यह बताने की कोशिश किया कि यह दोनों पूर्ण विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान क्यों नहीं हो सकते हैं। इसमें इन्होंने यह बताया कि विज्ञान कहते किसको हैं। तो पहले इन्होंने विज्ञान की परिभाषा दिया और बताया कि कैसे यह विज्ञान की परिभाषा का वायलेशन करते हैं, इसलिए इनको किसी भी तरीके से विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो एक तो इसलिए मशहूर थे। दूसरा, रॉबर्ट डहल साहब जो है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो इनकी बुक है, इस बुक में क्या क्या था ये जान लीजिए। इन्होंने लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यांकन, ठीक है, और नीति बनाने में, किसी प्रकार की जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी के बनाने में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिस्टम होता है उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं कह रहे थे किसी देश की नीति निर्धारण में हमें तुलना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण का सहारा अगर नीति निर्माण में हम नहीं लेते हैं तो यह किसी भी नीति की कॉपी हो जाती है जो हमारी ही परिस्थितियों में
सही बैठे यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस बुक में इन्होंने बताने की कोशिश किया था कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस करिए, किसकी, लोकतंत्र की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, पॉलिटिकल वैल्यूएशन की, पॉलिटिकल सिचुएशंस की। ठीक है, ये रॉबर्ट डहल के बारे में बताया हमने आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल साहब ने नहीं लिखा है? बताइए भाई, कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसको जे.एस. मिल साहब ने नहीं लिखा है? जे.एस. मिल आप जानते हैं बहुत पॉपुलर नेम है राजनीति विज्ञान में, ठीक है, और इन्होंने केवल क्या, पहले तो ये जान लीजिए कि कौन सी किताब नहीं लिखी है इसमें। ऑन लिबर्टी नहीं लिखी है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नहीं लिखी है, कंसिडरेशन ऑन रिग्रेसिव गवर्नमेंट नहीं लिखी है, या द डिस्कोर्सेज नहीं लिखी है। कौन सी किताब इनकी नहीं है? बोलो भाई। जे.एस. मिल द डिस्कोर्सेज को नहीं लिखा है। द डिस्कोर्सेज की जो है रचना किसने की है, इसको भी जान लीजिए पहले। द डिस्कोर्सेज की रचना जो है, ये बुक है किसकी, मैकियावेली की। रचना किसकी है? मैकियावेली की रचना है ये, मैकियावेली, ठीक है। द ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किताबें किसकी हैं बेटा? जे.एस. मिल की हैं, ठीक है। और इनकी अन्य रचनाओं में भी और भी किताबें इन्होंने लिखी हुई है। सिस्टम ऑफ लॉजिक पॉपुलर बुक रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इनकी पॉपुलर बुक रही है। ऑन लिबर्टी, इसमें जिक्र ही किया गया है, ये तो रही ही है। और इसके अलावा इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म जिसका नाम नहीं दिया गया इसमें, यूटिलिटेरियनिज्म भी इनकी एक 1863 में आई पॉपुलर बुक है, जिसका पूरा नाम था यूटिलिटेरियनिज्म द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें पूरा लिखा हुआ है, इसमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन दिया है, इसका पूरा नाम है यूटिलिटेरियनिज्म द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। ये इनकी पॉपुलर बुक रही है जे.एस. मिल की। लेकिन द डिस्कोर्सेस किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है। और मैकियावेली कौन है? इनसे आप सभी लोग परिचित ही हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। टीजीटी, पीजीटी, एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ का एक रेगुलर बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, जो एक कंटिन्यूअस एक रेगुलर बैचेज हैं, साइक्लिक बैच चलते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बैच है 7:30 to 9 और हिस्ट्री का बैच है 9 to 10, ठीक है। जो बच्चे इन सब कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें और ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहेंगे उसकी फीस है मात्र 1999 रुपए, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साइक्लिक बैच है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी पिछली, और जो नई लाइव क्लासेस चलती हैं वो तो मिलेंगी ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डाइसी, लॉर्ड ब्राइस, लॉबेल या फिर सीले? बताइए भाई, किसने लिखा है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डाइसी, लॉर्ड ब्राइस, लॉबेल, सीले? दरअसल मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो पूछा गया है, ये लॉर्ड ब्राइस की बुक है। किसकी बुक है? लॉर्ड ब्राइस की बुक है। लॉर्ड ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइस की बुक है। बी आंसर सही होगा इसका, ठीक है, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ये वास्तव में कह दीजिए पुस्तक, तो ये पुस्तक नहीं है, वास्तव में ये एक आर्टिकल है। लॉर्ड ब्राइस साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, उसी को पुस्तक के नाम पर ये पूछ लिया जाता है, और पुस्तक के तरह ही इसको कई बार रिपीट भी किया गया है। बेसिकली ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पीजीटी में, उसके बाद हिमाचल पीजीटी में इसको रिपीट किया गया था, और यूपी में तो फिलहाल नहीं पूछा गया है, लेकिन जान लीजिए क्वेश्चन को ले लिया, कुछ डिफरेंट था इसलिए हमने क्वेश्चन को ले लिया है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू
डिस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? न्यू डिस्पोटिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए भाई, कौन लिखा है इसको? कौन लिखा है? बेटन ने लिखा है, लॉर्ड हेबर्ट ने लिखा है, सुसेन रुडोल्फ ने लिखा है, किसने लिखा है? या फिर वेबर ने लिखा है? किसने लिखा है बताइए? न्यू डिस्पोटिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है? बेटन ने, लॉर्ड हेबर्ट ने, सुसेन रुडोल्फ ने, किसने लिखा है बताइए? लॉर्ड हेबर्ट। लॉर्ड हेबर्ट ने इस किताब को लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आप, न्यू डिस्पोटिज्म किसने लिखा है? लॉर्ड हेबर्ट ने लिखा है। और लॉर्ड हेबर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट थे, यानी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और पॉलिटिशियन होकर के पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो किसी पार्टी से जुड़े होंगे। किस पार्टी से जुड़े थे? लिबरल पार्टी से जुड़े थे। लिबरल पार्टी से जुड़े थे। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं कमीशन में, आयोग में, तो वहां पर ये इस टाइप की चीजें पूछ ली जाती हैं जो उससे कोरिलेट करती हैं। तो इसलिए जान लीजिए, लॉर्ड हेबर्ट साहब हैं, इनका संबंध ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से था। और लेकिन ये जज के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज के रूप में भी काम कर चुके हैं। और जो इनकी बुक थी न्यू डिस्पोटिज्म, ये न्यू डिस्पोटिज्म 1929 में इनकी बुक ये आई थी। कब आई थी? 1929 में ये किताब आई थी, 1929 में। और यहां ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बुक में इन्होंने तानाशाही को एक्सप्लेन किया था, तानाशाही को, ठीक है। और ये तानाशाही के जबरदस्त आलोचक भी थे। आप कह सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और जन इच्छाएं, ठीक है। ये ऐसे विषय होते हैं, ठीक है, जो कई बार कार्यपालिका की सनक और उसकी अपनी कार्यशैली के लिए आलोचना का कारण बन जाते हैं। इन्होंने कोशिश किया था कि जो इस टाइप की, चाहे वो न्यायपालिका की तानाशाही हो, चाहे वो कार्यपालिका की तानाशाही हो, या फिर वह विधायिका की ही तानाशाही क्यों ना हो, वह किसी भी देश के लिए, स्पेशली लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ और भी, जिसे कहते हैं कमेंट एक तरह से करना, उस तरह किताबें और भी लिखी थी। उनका नाम था मॉडर्न आर्टरी। इसके अलावा द ट्रीटमेंट ऑफ द यंग ऑफेंडर, ये भी इनकी अन्य रचनाएं थी। यानी न्यू डिस्पोटिज्म, मॉडर्न आर्टरी, द ट्रीटमेंट ऑफ द यंग ऑफेंडर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। लॉर्ड हेबर्ट साहब, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं, और जो है कहीं ना कहीं लिबरल पार्टी से भी ये जुड़े थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1926, 1929, 1927, 1928? बताइए भाई, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? बोलिए भाई। अब अगर लोक प्रशासन के विषयगत विकास को अगर आप जाने, लोक प्रशासन के विषयगत विकास का जो पहला चरण था, उस पहले चरण में ही यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, अब सन जान लीजिए पहले तो। आंसर होगा इसका 1926। 1926 में यह बुक प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले लेखक थे एल डी व्हाइट। नाम इसलिए इनका पॉपुलर है बिकॉज ऑफ लोक प्रशासन के जन्मदाता को आप जानते होंगे, वुड्रो विल्सन। इनको लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। वुड्रो विल्सन साहब ने
एक आर्टिकल लिखा था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि लोक प्रशासन का पृथक अध्ययन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों एक साथ काम करने की प्रणालियां हो सकते हैं, लेकिन इनका विषयगत विभाजन आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन के विषय वस्तु को देखते हुए इनका पृथक अध्ययन अगर होगा तो इनका व्यापक दृष्टिकोण लोगों के सामने आएगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान किसी देश की दशा दिशा निर्धारित तब कर पाती है जब प्रशासन उसमें बेहतर सहयोग कर पाता है। ठीक है, इसीलिए वुड्रो विल्सन का जो यह आर्टिकल था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह लोक प्रशासन के विषयगत विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। लेकिन क्योंकि वुड्रो विल्सन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये पहले एक प्रोफेसर थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। बाद में ये न्यू जर्सी के गवर्नर बने अमेरिका में, और बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन एल.डी. व्हाइट इसलिए मशहूर हैं क्योंकि एल.डी. व्हाइट साहब ने जो वुड्रो विल्सन साहब ने बात कही थी ना, उसी बात को आगे बढ़ाया, और इन्होंने बुक लिखा था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो लिखा इन्होंने एल.डी. व्हाइट साहब ने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वुड्रो विल्सन की बात को ही एक तरह से स्वीकार किया, लोगों के सामने अलग पर्सपेक्टिव में रखा, या कह सकते हैं उनकी बात का समर्थन किया। और इसलिए एल.डी. व्हाइट का जो ये टाइम था, ठीक है, और इनकी जो बुक थी, एक तो पहली बुक थी, और जितना योगदान वुड्रो विल्सन साहब का लोक प्रशासन के विषयगत विकास में है, नहीं आप कह सकते हैं एल.डी. व्हाइट का योगदान भी उनसे कम नहीं है। ठीक है, एल.डी. व्हाइट किसने लिखा था? एल.डी. व्हाइट ने लिखा था। आइए अगला, 1926 से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन थे? पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन थे? इसमें तो कुछ बताना है ही नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, नो डाउट आपको पॉलिटिक्स के तो पता ही होगा। ठीक है ना, किसने लिखी थी? एरिस्टोटल साहब ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एरिस्टोटल साहब ने लिखी थी। एरिस्टोटल कौन थे? आप जानते हैं, जब हम बात करते हैं सुकरात की, तो सुकरात किसके गुरु थे भाई? सुकरात गुरु थे प्लेटो के, और प्लेटो किसके गुरु थे? बोलिए, अरस्तु के, यानी एरिस्टोटल के। ठीक है, और राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर जाने जाने वाले किसी एक को नाम ले सकते हैं आप, लेकिन कह सकते हैं सभी लोग थे। ठीक है, लेकिन राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर तो आप मानते ही हैं किसको? एरिस्टोटल साहब को। ठीक है, तो ये महान कृति मानी जाती है इनकी। ठीक है, और महान कृति इसलिए मानी जाती है क्योंकि प्लेटो और सुकरात, सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों ही कहीं ना कहीं कल्पनावादी थे, कल्पना लोक में जीते थे, और यही इनकी सैद्धांतिक सोच की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन जब अरस्तु साहब आए तो अरस्तु साहब ने कल्पनावाद से हट करके व्यवहारवाद पर काम किया। इन्होंने बताया कि कल्पना लोग एक अलग चीज है। जैसे प्लेटो ने क्या कहा कि परिवार जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, पत्नी और बच्चे जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, सभी बच्चे राज्य के बच्चे हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबके पति हैं, सबका परिवार है। अब यह व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि यह तब संभव है जब सबके दिमाग में मित्रवत चीजें हों। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि सबकी पत्नी हो सकती है, सबके बच्चे हो सकते हैं? क्योंकि प्रेम भावना लगाव भी तो कुछ होता है। ठीक है, यह सैद्धांतिक रूप में सही हो सकता है कि ऐसा होने पर कोई किसी से विभेद नहीं करेगा, सबको एक जैसा देखेगा, लेकिन व्यवहारता यह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य अलग प्रकार का प्राणी है। ठीक है, अरस्तु ने इसी चीज को व्यवहारवाद में ढालने की कोशिश किया। इसीलिए बारकर साहब ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में
अरस्तु के इस कार्य को महान कार्य कहा था, महान कार्य कहा था, यानी क्या कहा था? मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस कहा था, मैग्नम ओपस कहा था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा जल्दी से। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। इसको हमने जब प्लेटो के बारे में पढ़ाया तो आपको खूब एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि पहले बता चुका हूं, बस इसको जान लीजिए क्योंकि सभी लोग लगभग जानते ही हैं, कुछ विशेष नहीं है। आदर्श राज्य की स्थापना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था, आदर्श शिक्षा पद्धति भी उद्देश्य नहीं था। बेसिकली इसमें इसने न्याय की बात किया है, किसने? न्याय की बात किया है, या न्याय की व्याख्या करता है और न्याय की प्राप्ति पर बल देता है। रिपब्लिक आप जानते हैं यह व्यक्तियों के मध्य जो किए गए संवाद थे, उन्हीं संवादों, लंबे लंबे संवाद थे, उन्हीं संवादों को इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया था। ठीक है, और इसका केंद्रीय विषय ही था कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, स्पेशली उसको वह एक्सप्लेन करना चाहता था। और उसका यह मानना था कि अगर न्याय की स्थापना करनी है, ध्यान दीजिएगा क्या मानना था उसका, कि अगर न्याय की स्थापना करनी है, यहां मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, कि अगर न्याय की स्थापना करनी है तो आपको अपने कर्तव्यों पर जोर देना होगा। ठीक है, न्याय की स्थापना का सीधे संबंध किससे है? कर्तव्य पर जोर देने से है। और यही बात कहीं ना कहीं गीता कहती है। क्या कहती है गीता? गीता भी यही कहती है। गीता यह कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप कर्म करते हैं और कर्म न्याय पूर्ण होगा तो फल आपको अवश्य मिलेगा। और कैसा फल मिलेगा? मीठा ही मिलेगा, ऐसा सोचना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि यह मानता था कि कर्तव्य और न्याय दोनों जुड़े हुए हैं, सही कर्तव्य ही सही न्याय के पथ पर ले जाता है। और अगली पुस्तक है राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो, स्पेंसर, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं अर्थ से है, याद रखिएगा। कौटिल्य का संबंध भी है, कार्ल मार्क्स का संबंध भी है, रूसो का भी संबंध है और स्पेंसर का भी संबंध है। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जिसने वास्तव में रिव्यू किया था, समीक्षा किया था, वो कौन था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स सभी लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कि उसकी हर बात का आरंभ भी अर्थ से होता है और उसकी हर बात खत्म भी किस पे होती है? अर्थ पर होती है। क्यों अर्थ पर होती है? दरअसल वह यह मानता था कि सब चीज का कारण ही क्या है? अमीरी और गरीबी, और अमीरी और गरीबी का मूल कारण ही क्या है? अर्थ, यानी पैसा, यानी संपत्ति। इसीलिए वो हर अपने कार्य में, सभी कार्यों में, ठीक है, इस बात पर जोर देता था। ठीक है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की जो ये बुक थी, यह एक प्रकार की मैंने कहा समीक्षा थी। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में कार्ल मार्क्स के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स की अन्य किताबें भी आप लोग जान लीजिए, सबको आपको याद होगा ये, फिर भी एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग। समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसकी बहुत पॉपुलर बुक थी। ठीक है, और दास कैपिटल राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा से भी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल दोनों ही जो है ये पॉपुलर बुक थी। यहां यह भी आपको याद रखना होगा कि दास कैपिटल का पहला खंड जो लिखा गया था, पार्ट में बुक आई थी, पहला खंड जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, लेकिन जो इसका दूसरा खंड था, यानी इसके बाकी दो खंड और आए थे, 2 और 3, ये जो खंड थे ये इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद आया था, जो कि किसने लिखा था? एंगल्स ने लिखा था। 1867 में इसका दूसरा खंड आया था। इसका पहला खंड 1867 में आया था और दूसरा खंड कब आया था? 1885 में आया था। और इससे पहले कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहला कब आया था बेटा? पहला इसका आया था 1867 में। 18 ये 7 है, 1867
1967 में आया था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और यहां याद रखिएगा कि ये वास्तव में किसने लिखा था, विशुद्ध रूप से कार्ल मार्क्स ने लिखा था। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो जो दूसरा इसका पार्ट आया था वो 1885 में आया था, 1885 में आया था, इसका दूसरा पार्ट था। और जो तीसरा पार्ट इसका आया था वो 1894 में आया था, तीसरा पार्ट 1894 में आया था। और ये दोनों ही किसने लिखा था भाई, एंजल्स ने लिखा था, ठीक है, एंगल्स ने लिखा था, ठीक है। तो इसलिए इसमें कई बार पूछा गया है और आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक, कि ये जो दास कैपिटल है उसको किसने लिखा था। तो दास कैपिटल किसने लिखा था, अगर सीधे आए तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने लिखा था। लेकिन दास कैपिटल का पहला खंड किसने लिखा था, जो कि 1867 में प्रकाशित हुआ था, वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। लेकिन 1885 में दूसरा खंड और 1894 में तीसरा खंड जो आया था उसको एंगल्स ने लिखा था, उसकी मृत्यु के बाद लिखा था, ठीक है। तो एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा इसमें दिया। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जुड़िए चैनल से, कंटिन्यूअस रखेंगे हम इस सीरीज को। थैंक यू।